एक सुनसान रेलवे ट्रैक, सुबह का वक्त और वहाँ खून से लथपथ हालत में पड़ी एक लड़की। उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान होते हैं और उसकी हालत देखकर साफ समझ में आ रहा होता है कि उसके साथ बहुत ही बुरी दरिंदगी हुई है। कुछ लोग उसे देखते हैं और तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह ना तो ठीक से बोल पा रही होती है और ना ही किसी को पहचान पा रही होती है। पुलिस भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वह लड़की कौन है और उसके साथ ऐसा किसने किया। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम विनय और परिमा नाम के कपल को देख पाते हैं, जो अपने छोटे से बेटे ध्रुव के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी, इसलिए उनके घर वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन उन्हें इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। परिमा एक स्कूल में टीचर होती है और विनय एक मॉल में स्टोर मैनेजमेंट का काम करता है। रोज़ की तरह दोनों सुबह अपने बेटे को स्कूल में बस में छोड़ते हैं और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। उस दौरान हमें कार्तिक नाम के एक ऐसा आदमी को भी दिखाया जाता है जो काफ़ी लंबे समय बाद शहर में वापस आया होता है। उसकी दोस्त रावी, जो पेशे से लॉयर वकील होती है, उससे बहुत नाराज़ है। असल में रावी की सीनियर लॉयर कावेरी कार्तिक की बीवी थी। कुछ समय पहले कावेरी का एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन कार्तिक उसे उसी हालत में छोड़कर कहीं चला गया था। कावेरी ने उसे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर कावेरी की मौत हो गई। दरअसल कार्तिक खुद बहुत बड़े सदमे में था। कावेरी का एक्सीडेंट कुछ शराबी लड़कों की वजह से हुआ था जो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। हादसे के बाद वे लोग भाग गए और किसी को कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि गाड़ी पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। इसी घटना ने कार्तिक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। अब कहानी वापस परिमा की तरफ आती है। उस दिन स्कूल में फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। सभी टीचर्स डांस और मस्ती कर रहे होते हैं। शाम को विनय उसे लेने आता है, यानी परिमा को। लेकिन परिमा को खुश देखकर वे कहता है कि वे पार्टी एंजॉय करें, वे घर जाकर ध्रुव को संभाल लेगा। परिमा पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। रात को पार्टी खत्म होने के बाद परिमा अकेले घर लौट रही होती है। तभी अचानक एक फॉर्च्यूनर कार उसके पास आकर रुकती है। उसमें बैठे कुछ लड़के जबरदस्ती उसे उठाकर अंदर खींच लेते हैं। चलती गाड़ी में वे उसके साथ बेहद बेरहमी से रेप करते हैं। परिमा चीखती है, रोती है, मदद मांगती है, लेकिन सड़क सुनसान होती है और कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। गाड़ी में कुल 5 लड़के होते हैं। 4 लड़के लगातार उसके साथ दरिंदगी कर रहे होते हैं, जबकि 5वां लड़का गाड़ी चला रहा होता है। वे बाकी लड़कों को, यानी कि अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता है। यानी उसने सीधे रेप नहीं किया, लेकिन वे इस अपराध में शामिल हो जाता है। इसके बाद वे लोग परिमा को बुरी तरह घायल हालत में चलती गाड़ी से रेलवे ट्रैक के पास फेंक देते हैं। फिर सबूत मिटाने के लिए एक दुकान पर जाकर कपड़े बदलते हैं, अपने फ़ोन तोड़ देते हैं और गाड़ी को पूरी तरह साफ करवाते हैं। पुराने कपड़ों को आग लगाकर जला दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना बचे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। विनय हॉस्पिटल पहुंचता है और परिमा की हालत देखकर टूट जाता है। उसका छोटा बेटा ध्रुव भी अपनी मां को देखकर डर जाता है। परिमा मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है। उसे बार बार वही डरावनी घटना याद आ रही होती है। इसी बीच एसआई संजय अपनी टीम के साथ रेलवे ट्रैक पर जांच शुरू करवा देता है। फॉरेंसिक टीम भी वहां से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस को पास की एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें उस कार की नंबर प्लेट दिखाई देती है। जांच करते करते पुलिस दीपराज नाम के आदमी तक पहुंचती है। पता चलता है कि वे कार उसके बेटे निक्का की थी। निक्का अपने दोस्तों के साथ अक्सर रेलवे ट्रैक के पास शराब पीता रहता था। पुलिस निक्का और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी उन लड़कों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता है। कोर्ट में जाते वक्त भी वे बड़े आराम से कपड़े ठीक करते नजर आते हैं। अब कोर्ट में केस शुरू हो जाता है। परिमा की तरफ से रावी केस लड़ रही होती है। दूसरी तरफ आरोपियों का वकील दावा करता है कि उसके क्लाइंट निर्दोष है। वे कहता है कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी और वे शादी में गए हुए थे। वे शादी की फ़ोटो भी दिखाता है। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और सबको बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रिपोर्ट में किसी भी आरोपी का डीएनए मैच ही नहीं होता है। रावी को शक होता है और वे दोबारा जांच की मांग करती है, लेकिन दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। बाद में परिमा बताती है कि आरोपियों की संख्या 4 नहीं बल्कि 5 थी, यानी कि वो 5 लड़के थे।
वे 2 लड़कियों के नाम भी बताती है, समीर और हैरी। साथ ही वे ये भी कहती है कि एक लड़का सिर्फ गाड़ी चला रहा था और ये सब कुछ परिमा रावी को बता रही होती है। उस बीच कोर्ट चारों आरोपियों को बेल दे देती है क्योंकि उनकी उम्र कम थी। यह सुनकर परिमा पूरी तरह टूट जाती है। वे अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करती है और स्कूल वापस जाती है, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल उसे पढ़ाने से मना कर देती है क्योंकि स्कूल के बच्चे उसके बारे में गंदी बातें कर रहे होते हैं। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, छतरी मैन। एक रात आरोपियों में से एक हैरी अपनी कार में जा रहा होता है। अचानक उसे पता चलता है कि पीछे की सीट पर कोई आदमी बैठा है। वे उसकी गर्दन पर गन रख देता है और उसे उसी रेलवे ट्रैक पर ले जाता है जहां परिमा को फेंका गया था। उस आदमी के हाथ में सिर्फ एक काली छतरी होती है और उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वे बिना कुछ बोले हैरी को गोली मार देता है। अगले दिन सोशल मीडिया पर छतरी मैन वायरल हो जाता है। लोग उसे हीरो की तरह देखने लगते हैं। हर जगह लोग कह रहे होते हैं कि रेपिस्ट के साथ यही होना चाहिए। बाकी आरोपी डर जाते हैं। निका का पिता पुलिस से सुरक्षा सेफ्टी मांगने लगता है। वही रावी कहती है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। लेकिन जनता कानून से ज़्यादा छतरी मैन पर भरोसा करने लग जाती है। इसके बाद रावी और एसआई संजय खुद जांच शुरू करते हैं। वे उस दुकान तक पहुंचते हैं जहां लड़कों ने कपड़े बदले थे। दुकानदार बताता है कि रात 3 बजे लड़कों ने उसे फ़ोन करके दुकान खुलवाई थी। वहां से उन्होंने नए कपड़े खरीदे और पुराने कपड़े जला दिए। अब धीरे धीरे ये केस और भी ज़्यादा उलझ जाता है। एक तरफ कोर्ट, पुलिस और कानून था, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा और छतरी मैन का खौफ। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या छतरी मैन सच में इंसाफ कर रहा था या वे भी अपराधी बन चुका है? क्या बाकी रेपिस्ट बच जाएंगे और आखिर इस छतरी मैन के पीछे कौन है? अब हैरी की मौत के बाद पूरा शहर छतरी मैन की चर्चा में डूब जाता है। सोशल मीडिया पर लोग उसे हीरो बताने लगते हैं। किसी को लग रहा होता है कि आखिरकार अपराधियों को असली सज़ा मिल रही है, तो किसी को डर था कि अगर हर इंसान खुद फैसला लेने लगेगा तो कानून का क्या होगा। रावी लगातार मीडिया में ये कह रही होती है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। लेकिन लोगों को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जनता का कहना होता है कि जो सिस्टम सालों तक इंसाफ नहीं दे पाता है, वहाँ पर छतरी मैन जैसे लोग ही असली न्याय कर रहे हैं। इसी बीच आरोपियों के वकील को लगता है कि मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए वे रावी के पास जाता है और कहता है कि अगर समझौता हो जाए तो मामला आसान हो सकता है। इसके बाद वे रावी को निका के पापा दीपराज के पास लेकर जाता है। दीपराज अपने बेटे निका को बचाने की कोशिश करता है। वे कहता है कि उसका बेटा सिर्फ गाड़ी चला रहा था, उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया है। रावी सोचती है कि अगर निका सरकारी गवाह बन जाए तो बाकी अपराधियों को आसानी से सज़ा दिलाई जा सकती है। इसलिए वे डील रखती है कि निका सच बोल दे, बदले में उसे कम सज़ा मिलेगी। दीपराज और निका दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। निका जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, सड़क पर भारी भीड़ लगी होती है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है और उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर अचानक छतरी मैन वहाँ आ जाता है और सबके सामने निका को चाकू मार देता है, जिसके बाद फिर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। छतरी मैन और कोई नहीं बल्कि कार्तिक होता है, यानी कि वकील रावी का दोस्त। कार्तिक ही अब तक उन लड़कों को मारा था। अपनी बीवी की मौत के बाद वे अंदर से टूट चुका था। उसे लगता था कि कानून कभी भी सही इंसाफ नहीं दे पाएगा, इसलिए वे खुद ही अपराधियों को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ा। कार्तिक का साइकाट्रिस्ट भी रावी को बताता है कि कार्तिक अब तक अपनी बीवी के हादसे के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया है। वे किसी भी हालत में परिमा के अपराधियों को बचता हुआ नहीं देख सकता है। अब कहानी बल्लू की तरफ बढ़ती है, जो उन लड़कों में से एक था। पुलिस उसे सुरक्षा दे रही होती है क्योंकि अब सभी को डर था कि अगला नंबर उसी का होगा। एक दिन बल्लू की गर्लफ्रेंड पूनम उसे मिलने बुलाती है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन बल्लू कहता है कि वे सिर्फ 2 मिनट में वापस आ जाएगा। जब वे पूनम से मिलता है तो दोनों के बीच में जोरदार बहस होती है। पूनम को पता चल जाता है कि बल्लू ने रेप किया है। वे उससे बहुत नफरत करने लगती है। तभी अचानक वहाँ छतरी मैन आ जाता है। कार्तिक बल्लू को मारने वाला ही होता है कि पूनम मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। अब खुद को पकड़े जाने के डर से कार्तिक पूनम को गोली मार देता है। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर बल्लू वहाँ से भाग निकलता है।
अब रावी सीधे कार्तिक का सामना करती है। वे गुस्से में उसे पूछती है कि जब निका गवाही देने को तैयार था तो उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। अगर वे जिंदा रहता तो बाकी सभी अपराधियों को सज़ा मिल सकती थी। लेकिन कार्तिक अब पूरी तरह बदले की आग में जल रहा होता है। उसे सिर्फ मौत से इंसाफ दिख रहा होता है। उस दौरान रावी को 5वें लड़के समीर के बारे में पता चलता है। जांच में सामने आता है कि उसकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां परिमा पढ़ाती थी। रावी और परिमा दोनों समीर के घर पहुंच जाती है। वहाँ उसकी बेटी बताती है कि 2 हफ्ते पहले उसके पापा रात में घर आए थे और अपने कपड़े जला रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पसंदीदा शर्ट को भी जला दिया था। तभी रावी को यकीन हो जाता है कि समीर भी इस अपराध में शामिल था। अब कोर्ट में अगली सुनवाई शुरू होती है। इस बार परिमा को गवाही के लिए बुलाया जाता है। उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है, लेकिन सामने वाला वकील उससे बेहद गंदे और शर्मनाक सवाल पूछने लगता है। वे बार बार उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद परिमा अचानक अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटा देती है और पूरे कोर्ट के सामने बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि गलती मेरी ही थी, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया कि रात में अकेले बाहर मत निकलो। गलती मेरी थी क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ। गलती मेरी थी क्योंकि मैं पार्टी में गई, और शायद मेरे साथ जो हुआ वो भी मेरी ही गलती है। पूरा कोर्ट रूम शांत हो जाता है। परिमा आगे कहती है कि सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का है कि जिन बच्चों को उसने पढ़ाया वही आज उसके बारे में गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लड़के तो यह तक लिख रहे हैं कि काश वे भी उस रात उस गाड़ी में होते। उसकी बातें सुनकर हर कोई अंदर तक हिल जाता है। इसके बाद फिल्म समाज की एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। रोजाना दर्जनों रेप केस दर्ज होते हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में सच में इंसाफ हो पाता है। कई केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते और कई पैसे वे दबाव में दबा दिए जाते हैं। अगली सुनवाई वाले दिन रावी कोर्ट जा रही होती है, तभी कुछ लोग उसके चेहरे पर स्याही फेंक देते हैं क्योंकि उसने छतरी मैन के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन रावी तो बिना अपना चेहरा साफ किए कोर्ट में चली जाती है। अब कोर्ट में वे एक एक करके सारे झूठ तोड़ना शुरू करती है। दुकानदार गवाही देता है कि रात 3 बजे लड़के उसके पास आए थे और वही कपड़े बदल कर गए थे। एसआई संजय भी मानता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई थी और सैंपल बदले गए थे। फिर कोर्ट में समीर की छोटी बेटी को बुलाया जाता है। वे बताती है कि उसके पापा देर रात घर आए थे और उनके शरीर पर नाखूनों जैसे निशान थे। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसके पापा ऐसे इंसान हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो वह रोते हुए एक बड़ा सच बता देती है। वे कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे पापा ने परिमा के साथ किया, लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ यही किया था। पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है। तब पता चलता है कि सालों पहले समीर ने एक लड़की के साथ रेप किया था और बाद में पैसे देकर मामला दबा दिया, और फिर उसी लड़की की शादी मजबूरी में समीर से करवा दी गई थी। यानी वे लड़की सालों से अपने ही रेपिस्ट के साथ रह रही थी। रावी कोर्ट में कहती है कि अगर उस समय सही इंसाफ हुआ होता तो आज ये सब दोबारा नहीं होता। आखिरकार जज फैसला सुनाती है कि आरोपियों ने परिमा का अपहरण और रेप किया है। साथ ही वे उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जांच का आदेश देती है जिन्होंने सबूत मिटाने और केस दबाने की कोशिश की थी। उधर कार्तिक भी पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और मान लेता है कि उसने 2 आरोपियों को मारा है। लेकिन कोर्ट ले जाते समय दीपराज वहां पहुंच जाता है, यानी कि निक्का का पापा, और वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वे कार्तिक को गोली मार देता है और कार्तिक वही मर जाता है। और फिल्म के आखिरी सीन में परिमा और विनय अपने बेटे के साथ सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। दर्द तो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने हार मानना छोड़ दिया है। क्या दोस्तों, हमारे समाज में सच में इंसाफ मिलता है या लोग मजबूर होकर खुद न्याय करने के लिए निकल पड़ते हैं? समाज में अपराध सिर्फ अपराधियों की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि कमज़ोर सिस्टम, सबूतों से छेड़छाड़, पैसों के दम पर होने वाले सेटलमेंट और लोगों की चुप्पी भी इसके जिम्मेदार होते हैं। रेप जैसी घटनाओं के बाद पीड़िता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक दर्द भी झेलती है। लोग उसे ही दोष देने लगते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं, जबकि असली गलती अपराधियों की होती है। और ये मूवी इस सवाल के साथ ख़त्म हो जाती है कि अगर सिस्टम सही समय पर सही इंसाफ दे तो क्या लोगों को खुद कानून हाथ में लेने की ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।